दोस्तों, आपका वेलकम है एक बार फिर से सेंसम डिजिटल के स्पेशल लाइव में। और हम बातचीत कर रहे हैं इलेक्शन 2022 में। आज बात करेंगे विधानसभा जुब्बर नाबरकोट खाई की। और हमारे बीच में आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जो बेसिकली बिलोंग करते हैं जुब्बल कोट खाई से ही। एजुकेशनली एमबीए मार्केटिंग किया है। नेशनल इंचार्ज रहे हैं सोशल मीडिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए 2010 से लेकर 2018 तक। आईटी के हेड रहे हैं बीजेपी हिमाचल प्रदेश के जुलाई 2018 से 2021 तक। इनका नाम है श्री चेतन बरागटा जी। हमारे पूर्व में बागवानी मंत्री रहे हैं श्री नरेंद्र बरागटा जी, इनके सपुत्र हैं। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे बरागटा जी से, उनके राजनीति में आने के कारण क्या है, राजनीति में क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या सोच लेकर राजनीति में आए हैं। तो हमारे बीच में सर आ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। और जितने भी hopefully... दोस्त हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हैं उन सभी दोस्तों का मैं वेलकम करता हूं। थोड़ा सा हम लेट स्टार्ट करें, टेक्निकल रीजन से थोड़ा सा लेट हुए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वैसे तो राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, पर राजनीति में आने का जो कारण है सर, वो कैसे बना, क्या कारण रहे, शुरुआती जीवन कहाँ से शुरू हुआ और जहां पर आज खड़े हैं, तो उस विषय पर भी आएंगे। पर थोड़ा सा आप कैरियर की शुरुआत के बारे में बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं सर। आई थिंक आपने मेरा जो अभी रवि जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके आज इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा लगा कि मैं आया, और होपफुली और मैं भगवान से तो यही प्रे करूंगा कि ये ज़बरदस्त आपका प्लेटफॉर्म बने और इसमें अनबायस्ड, अपॉलिटिकल और किसी तरह से कोई भी जो न्यूज़ हैं वो आप अच्छी तरह से दिखाएं। मैं बस यही कामना करता हूँ, और किसी तरह का कोई बायस ना हो, ये भी मैं आपसे निवेदन आग्रह करता हूँ। जी बिल्कुल तो सर। आपने मेरा भी रिज्यूमे पूरा पढ़ लिया। तो जैसे आपने बताया कि 2010 से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो आईटी और सोशल मीडिया विंग था, उस टाइम मुझे ध्यान है कि उस टाइम शुरू ही हुआ था। और उस टाइम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, अनुराग ठाकुर जी थे, तो उनके मैं संपर्क में आया। और उसके बाद मैं युवा मोर्चा का आईटी का और सोशल मीडिया का कन्वीनर बना, और 2018 तक मैंने दायित्व किया। उसमें मैं पूनम महाजन जी के साथ रहा। मेरा जो मेरे गर्व की बात है, मैंने राजनाथ सिंह जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, नड्डा जी के साथ, मोदी जी के साथ, जितने हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, इन लोगों के साथ जितने भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे उस टाइम के, उन सबसे मेरा 1 टू 1 हमने वहाँ पे उनका 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 मार्गदर्शन हमारे को मिला, और हम आगे संगठन के कार्य में लगते रहे। फिर 2018 जुलाई 15 को मुझे ध्यान है कि मुझे वापस हिमाचल प्रदेश को बुलाया गया, और मैं मेन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उससे पहले मैं युवा मोर्चा में था नेशनली, और मैं जो जैसे 2018 से 2010 से 18 तक मैं नेशनल पॉलिटिक्स में रहा। तो उसके बाद 2018 ऑनवर्ड्स आई वाज बैक इनटू हिमाचल प्रदेश, और फिर मैंने यहाँ आईटी को हेड किया। ऑफिशियली मैं 2018 से बना, परंतु 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, इसमें मैंने अनऑफिशियली इनको आईटी और सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ही लीड किया था। और एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी जो हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाई। और अगर आपने ये पूछा कि क्यों कारण रहा, तो देखिए एक लेवल पे पहुँचकर अगर आपने किसी की मदद करनी है, तो आपको कहीं न कहीं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। और मुझे लगता है जी अगर आपने सोशल वेलफेयर करना है, एक जिसको हम बोलते हैं अंत्योदय, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, वहाँ तक हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, जो बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो वहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए मुझे लगता है राजनीति एक बहुत बड़ा साधन है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे क्यों आया, तो ठीक है, मैं इसमें बड़ा ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। मैं अपना नाम बनाने आया, और साथ ही साथ नाम बनाने के साथ-साथ मैंने सोशल वेलफेयर को भी सबसे utmost वो जिसको बोलते हैं उसको प्रायोरिटी रखी है। और जब ज़रूरत पड़ी है, चाहे कोविड के टाइम्स में, चाहे ओवरऑल किसी भी की व्यक्ति को हेल्प करने की ज़रूरत पड़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिटिकली या फिर पर्सनल लेवल पे, तो हमने कोशिश करी है कि हम जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचे। ये मेरा मानना है। इस सेशन में मेरा टारगेट रहेगा कि सर हम सटीक बातें करें और मुद्दे की बातचीत करें।
पर शुरुआत करूंगा एक बात से जो मुझे बड़ी अपील करी है। आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था, फेसबुक पर भी, ट्विटर पे भी गया हूँ, लिंक्डइन पे भी देखा है मैंने। तो एक कॉमन चीज मुझे मिली और मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना ओतप्रोत करती है हर व्यक्ति को, और वहां पर जो थंबनेल में सामने आ रहा था नेशन फर्स्ट, वो चीज बड़ी अपील करी सर। तो बीइंग यंगर यंगस्टर्स, और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति से तौबा करते हैं, दूर जाना चाहते हैं। पर जब नए लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, नए लीडर्स आते हैं, तो बड़ा अच्छा फील आता है। पर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। पिछला 1 डेढ़ साल राजनीति का बड़ा उठापटक भरा रहा है। नरेंद्र बरागटा जी हमारे बागवानी मंत्री रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। और हिमाचल की जो अपर बेल्ट है हमारी, उसमें आर्थिकी का बड़ा सोर्स है बागवानी, एप्पल गार्डनिंग। और उसमें उन्होंने बहुत सारा रोल है, चाहे वो एप्पल हमारी सबसे बड़ी कैश क्रॉप्स है, उसके मूल्य निर्धारण में बड़ा रोल रहा है। आज जहां भी लोगों का लाइवलीहुड इंक्रीज किया है, तो मानते हैं कि बरागटा जी का रोल है। थोड़ा सा ओवरव्यू में जा रहा हूं। और इस रोल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जब पहाड़ में चली, तो शायद पहले व्यक्ति थे या पहली सीट थी नावर जुब्बल कोटखाई जिसने बीजेपी का कैंडिडेट वहां से दिया। बट ये सफर शुरू होता है 2017 के इलेक्शन, जब रिजल्ट आता है तो जीत होती है बरागटा जी की। मार्जिन महज 1062 वोटों का था। थोड़ा सा आगे चलते हैं, पिछले साल कोविड के दौरान उनका, कोविड के बाद उनका असमय डेथ हो जाता है जून 2021 में। इसके बाद एक इवेंट आता है, इलेक्शंस का दौर आता है, आपका टिकट कट जाता है, आपको इंडिपेंडेंटली जाना पड़ता है। 14 अक्टूबर को बीजेपी आपको निष्कासित कर देती है अगले 6 साल के लिए पार्टी से। नीलम सराइक जी को टिकट मिलता है। ये बड़ा उठा फटक वाला प्रोसेस था, मैंने सारा वो चीज देखा। तो इस सारे सफर में जो मेहनत थी 10 साल की, 12 साल की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको निष्कासित किया पार्टी से 6 साल के लिए, वो क्षण कैसा था सर? क्योंकि देखो, यंगस्टर्स के माइंड में बड़े सारे फेज आते हैं लाइफ में, इलेक्शन जीत हार चलता रहता है। पर एक ऐसा दौर आता है जब आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आपके फादर नहीं है, जिस संगठन के साथ आप सालों से जुड़े हैं, और उससे आपको बाहर कर दिया जाता है। वहां से वापसी कैसे हुई, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ सर। देखिए जैसे हम मेरा तो ये मानना है कि संगठन हमेशा माँ का दर्जा होता है संगठन का, और अगर वो संगठन आपको निष्कासित कर ले 6 साल के लिए, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बरागटा जी के जाने के बाद सबसे दुखद समय था। 14 अक्टूबर या 13 अक्टूबर को, जब ये 13 अक्टूबर को हुआ था मेरे हिसाब से ये, जी जब मेरे को निष्कासित किया गया था। पर लाइफ में रवि जी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती है। अगर आपने जी पूरा, जैसे आपने थॉरो स्टडी करी है मेरे पे, तो आपको ध्यान होगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, पर वो जब मेरे को टिकट से जब मेरे को टिकट नहीं मिली, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हुई खड़ा पत्थर में उस दिन, कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं रही, और मुझे चुनाव में उतरना पड़ा ना चाहते हुए भी। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 24,000 लोगों का आशीर्वाद मुझे उस दिन उस टाइम मिला, और ये एक बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, अगर आपको इस तरह का आशीर्वाद और आशीष मिल रहा है लोगों से, तो एक बहुत बड़ा ये एक रीज़निंग होती है कि आप एक्टिव रहें। ठीक है, डेढ़ डेढ़ साल मेरा जो रहा वो बड़ा रोलर कोस्टर राइड रही लाइफ़ की, और मुझे पूरा जी यकीन है, और ऐसी जो जिसको बोलता हूँ विकट स्थिति और टफ टाइम्स मेरे लिए अब आगे नहीं आएँगे, कि जो जो बुरा था वो मेरा चला गया, बरागटा जी चले गए, संगठन से बाहर हो गया। फिर उसके बाद अच्छा टाइम भी आया। अपनी बात अच्छी तरह से हमने एडवोकेट करी, और मुझे पार्टी में वापस लिया गया, और साथ ही साथ बड़े ऑनर के साथ मुझे कमल के फूल को दिया गया, और उसको ये दायित्व सौंपा गया कि इस कमल के फूल को लेकर आपने विधानसभा के अंदर जाना है। तो अगर मैं वापसी की बात करूँ, तो इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि मुझे उन्होंने वापस लेकर आए, और साथ ही साथ हमारे संगठन मंत्री पवन जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, और साथ ही साथ मोदी जी और अमित शाह जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला। तो ये बहुत बड़ी जो थी, जिसको मैं बोलता हूँ एक बैटल थी, वो हमने जीती, और अब लोगों के बीच में है। रिज़ल्ट्स 8th को आपके सामने आएँगे, पर जिस तरह से हम चुनाव लड़ते हैं पूरे दम-खम के साथ, चाहे वो पिछला चुनाव हो, उपचुनाव हो, चाहे ये अभी वाला जो चुनाव हुआ है 12 नवंबर को, हमने पूरे दम-खम के साथ और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लड़ा है। बाकी तो अब भगवान के हाथ में कि किस तरफ ये जाता है, पर मुझे पूरा उम्मीद है
कि 8 दिसंबर को इतिहास बदलने वाला है जुब्बल और कोटखाई में। पिछला चुनाव महज 6,293 वोट के अंतर से हार गए थे। हुँ। टिकट कटने के रीजन कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बरागटा परिवार धूमल गुट का करीबी माना जाता है। बीजेपी में भी गुट की राजनीति होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता। हुँ। या अनुराग ठाकुर जी के करीबी माने जाते हैं चेतन बरागटा जी। कुछ ऐसे भी तथ्य मीडिया में चलते हैं। मैं इस पे भी थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूं। पर सबसे बड़ा जो बात है, बीजेपी जब देश में या प्रदेश में आई तो सबसे बड़ा एजेंडा लेके आई थी बदलाव की राजनीति। और यहाँ पर एक जो विरोधियों की तरफ से स्वर उठाए जाते हैं हमेशा परिवारवाद के, तो उसके लिए कांग्रेस के ऊपर भी बात करती थी बीजेपी। हालांकि आप अगली पीढ़ी के नेता हैं, परिवारवाद के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरे को लगता है परिवारवाद की जो डेफ़िनेशन थी वो क्लियर हो चुकी है अब, ठीक है। उसमें मेरे को खामियाज़ा उसका भुगतना पड़ा, परंतु हमने भी ऑलमोस्ट 15 साल संगठन को दिए थे, तो वो मेरे को लगता है सारी क्लैरिटी अब आ चुकी है, अब उसमें कोई रहा नहीं है। अब चेतन बरागटा के साथ जो एक परिवारवाद का टैग था वो नहीं है। मैंने जो जी। पहचान बनाई, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पिताजी बहुत सीनियर लीडर थे ज़िला शिमला के और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में, वो कोई उसमें कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है, परंतु मैंने भी अपनी पहचान बनाई उनके आशीर्वाद से। और जो भी टिकट मेरे को मिला है वो क्लियर है कि जो परिवारवाद की डेफ़िनेशन है वो क्लियर है। अगर आप कोई व्यक्ति अ पूरा पूर्णकालिक होकर अगर संगठन के लिए लगे तो मुझे लगता है उस पैरामीटर में नहीं आता, और यही बात अब भारतीय जनता पार्टी ने भी मानी है कि अगर आप संगठन में लगे हैं और आप पॉपुलर हैं और आपको वहाँ का लोकल संगठन और वहाँ के लोग चाहते हैं तो आपको टिकट मिलेगी, और यही कारण रहा कि हमें आशीर्वाद मिला टॉप लीडरशिप से, और हमारी प्रबुद्ध जनता का हमारे को आशीर्वाद मिला। देखिए ये चलते रहेगा, फैक्शनलिज़्म फलाना-ढिमकाना, या आप इसके इस लॉबी के हैं, उस लॉबी के हैं। तो देखिए मेरा मानना है मैं भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का जो हमारे हैं वो मैं उस लॉबी का हूँ, और मैं जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो जयराम जी हों, चाहे नड्डा जी हों, चाहे कोई भी हो, हम उनके साथ हैं, खड़े रहेंगे। जो-जो संगठन आदेश करेगा वो करेंगे, पर ये लॉबी-लूबी वाली जो बातें हैं, वो मेरे को लगता है वो सारी हिस्ट्री हो चुकी है। सिर्फ़ एक ही लीडर हैं और वो है नरेंद्र मोदी जी, हम उनके समर्थक हैं। बहुत बढ़िया सर। अभी इलेक्शन में गए लोगों के बीच में आपने अपनी राय रखी। पिछला जो कॉन्टेस्ट था वो भी बहुत करीबी था, जबकि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन में लड़े थे। तो जनता का उत्साह या जनता का क्या आशीर्वाद रहा? ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकाला जितनी आप पब्लिक के बीच में गए? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरे को आशीर्वाद मिला और जिस तरह से हमारे को रुझान आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस वाले बड़े फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा में तो मास्टर हैं, इनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब मैं आईटी सोशल मीडिया हेड करता था, तो मैं हमेशा बोलता था दे आर द फेक फैक्ट्री। मतलब इतनी फेक चीज़ें चलाते हैं, उसमें तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। इनको तो गोल्ड मेडल मिलता है जब ये फेक चीज़ों में फलाने पर होता है। पर कमिंग बैक टू जुब्बल नौवर कोटखाई, आई थिंक वी हैव वन दिस, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ। हम ये चुनाव जीत चुके हैं, प्रबुद्ध जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, और आपको 8 दिसंबर को इसके रिज़ल्ट भी आपके सामने आएँगे। और जो चीज़ें हैं वो लोगों को सामने मैंने रखी, 1 साल में 2-2 चुनाव लड़ना और इतना अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलना जनता का, ये एक बहुत बड़ा, जिसको मैं बोलता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पूरे वर्ल्ड में इस तरह का, ग्लोब में इस तरह का आशीर्वाद मिलता है, और उन सौभाग्य लोगों में से मैं हूँ जिनको इस तरह का आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। और मैं देखता हूँ कि अपार स्नेह हमारे लिए, और वैसे ही हम भी जो उनके लिए कर सकें, वो मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ, इस ऋण को मैं कभी नहीं उतार पाऊँगा, जिस तरह से जुब्बल नौवर कोटखाई का एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक जो लोग हैं वहाँ के, वो हमारे साथ रहे। ओवरऑल इलेक्शन में डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है। डेवलपमेंट हुई भी है, बड़ी देर से प्रोसेस रहा है, हर सरकार क्लेम करती है। पर स्पेशली बातचीत करते हैं विधानसभा जुब्बल कोटखाई की। तो यहाँ पर क्या एजेंडे हैं हमारे जो इस इलेक्शन में हम लोगों के बीच में गए, या लोग अपनी समस्याएं बताते हैं? ऐसे कौन से एजेंडे जिसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ा गया? इट्स बीन अ बेस्टन ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ से ठाकुर रामलाल जी ऑलमोस्ट 55 साल, 10 साल ऑलमोस्ट, राजा वीरभद्र जी, और उसके बाद जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो भी ऑलमोस्ट 11 साल यहाँ पे रहे हैं, और बरागटा जी को तो मात्र यहाँ पे मेरे को लगता है 7-8 साल ही मिले। एक पिछला जी। टेन्योर 8 से 12, और अभी जो बीच वाला 17 के बाद उनको टेन्योर मिला था। तो यहाँ पे अधिकतम टाइम, मैक्सिमम टाइम कांग्रेस हैज़ रूल्ड। बट अगर आप पूरा उनके हाल देखेंगे, एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसको हम आधारभूत ढांचा बोलते हैं, तो वो पूरा चरमराया हुआ है, और जो भी वहाँ पे
ऑगमेंटेशन हुई है या जो भी नई चीज़ें आई हैं, वो स्वर्गीय बरागटा जी के टाइम को लेकर आई है। अब चा जैसे जैसे मैं बोलूँ हमारा जो एरिया है, वो हॉर्टिकल्चर बेस्ड एरिया है। मैं हर जगह बोलता हूँ 5,000 करोड़ का रफ़ली हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स इसको हम 10,000 करोड़ कैसे ले जाएँ और मैं इस पूरे एपल ग्रोइंग एरिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जुब्बल और कोटका की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको लेकर हम लोगों के बीच में गए। साथ में अब जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो रहेगा ही। कहीं पे ट्रांसफार्मर्स लगने हैं, कहीं पे पाइपें चाहिए, कहीं पे रोड्स बननी है, कहीं पे आपकी पाइप्स की ऑगमेंटेशन होनी है। बहुत सारी चीज़ें वो बिज़नेस एज़ यूजुअल तो होते रहेगा, परंतु मुझे लगता है जो डिफरेंशिएटर है जो अगर हम लार्जली जिसको बोले जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या और हम सरकार एज़ अ पॉलिसी इसको एक जिसको हम बोलते हैं लेटर इन स्पिरिट में अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, तो मेरे को लगता है माय फोकस इज़ वेरी, वेरी क्लियर। आई थिंक इट्स ओनली हॉर्टिकल्चर रेस्ट जो प्रायोरिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ हो। जैसे मैं आपको छोटा-सा क्या मैं वो बताता हूँ। अब हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को पानी देता है। परंतु ऐसा क्या इश्यू है कि हमारे हमारे क्षेत्र में जो एपल ग्रोइंग एरिया है वहाँ पे किल्लत है पानी की। तो ये फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है इससे पहले कभी एड्रेस नहीं हुए हैं और इसको अगर आप सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली और थोड़ा-सा जिसको बोलता हूँ स्ट्रीट स्मार्ट होकर इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो एवरी सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल और बहुत क्लियर है फंडामेंटली अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 5 साल आप देखेंगे जो अगला 5 साल आएँगे उसमें आप देयर विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन इन टर्म्स ऑफ जिसको हम माइंडसेट चेंज बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैं बिल्कुल मुखर रहूँगा हॉर्टिकल्चर को लेकर जो इश्यूज़ हैं और वो बड़ा क्लियर है, वो भी इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। जैसे मैं हर जगह बोल रहा हूँ, हर मीडिया चैनल में बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ, देयर इज़ अ इश्यू रिगार्डिंग प्रोडक्शन, देयर इज़ अ इश्यू रिगार्डिंग सप्लाई, देयर इज़ अ इश्यू इश्यू रिगार्डिंग मार्केटिंग, तीनों साइड में हमारी कोई ना कोई खामी है। तो अगर हम इनको पहले इसको आइडेंटिफ़ाई कर लें कि हाँ, इश्यूज़ हैं, तब उसको हम रेज़ोल्यूशन की तरफ जाएँगे। कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म करनी पड़ेगी, कुछ आपको मीडियम करनी पड़ेगी, कुछ आपको लॉन्ग टर्म करनी पड़ेगी। बट थिंग हैज़ टू स्टार्ट, द रिफॉर्म हैज़ टू स्टार्ट। जैसे मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी तक बागवानी पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं, जबकि बाकी डिपार्टमेंट्स की सबकी पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो विधानसभा जब हम जाएँगे तो नेक्स्ट ईयर आई विल इंश्योर आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का आती है सरकार तो हम इसको बागवानी पॉलिसी को लेकर आएँगे। पहले हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे हम हॉर्टिकल्चर को आगे ले जाएँ जब हमारी पॉलिसी ही नहीं अभी तक क्लियर और उसमें मैं खुद उस कमिटी का मैं मेंबर हूँ और अभी जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी मैनिफेस्टो की, उसको लेकर भी मेरे से इनपुट माँगे गए थे और कुछ फर्स्ट ड्राफ्ट आया है जिसमें मैंने अपने जिसको बोलते हैं मैंने इनपुट्स दिए हैं और इनपुट्स मैं देते रहूँगा और मैं साथ ही साथ जब पूरे चुनावों में मैं एक चीज़ बोल लेकर गया, मेरे पास एक पूरा जिसको मैं बोलते हैं अपना एक भारतीय जनता पार्टी का तो ऑब्वियसली जो विज़न स्टेटमेंट था, मेरा भी एक दृष्टि पत्र था जो मैं लोगों के बीच में लेकर गया और उसमें मैंने लोगों से देखिए उसमें इनपुट्स माँगे और मैं बहुत इस चीज़ को मैं एडवोकेट करता हूँ, क्राउड सोर्सिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होना चाहिए कि यूनिलैटरल आप ऊपर से डिसीज़न ले लें कि हाँ जी, यही ठीक है हमारे क्षेत्र के लिए, ऐसा नहीं होता है। मैं हर जगह, हर मीटिंग्स में बोलता था कि आप मेरी इस कुछ बातों से सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं, पर फीडबैक्स आपको ज़रूर देने हैं, जो आम जनता वहाँ पे है और अगर वो फीडबैक्स देंगे तो हम चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आई वाज़ सरप्राइज़्ड और मैं बहुत ज़्यादा मैं जिसको बोलता हूँ आई वाज़ ओवरवेल्म्ड जब मैं ये चीज़ें बोला लोगों के बीच में तो मेरे को ऐसे-ऐसे आइडियाज़ वहाँ लोगों ने दिए, जो कभी मैंने जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी और छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हमारे को चेंज करना है। तो जो हॉर्टिकल्चर के जो वहाँ लोग हैं, अगर वो बागवान जो ज़मीन में काम करते हैं, जो लगातार रोज़मर्रा जूझते हैं बागवानी की इश्यूज़ को लेकर, अगर हम उनसे संवाद करेंगे और उन्हीं से आइडियाज़ लेंगे तो मुझे लगता है वो आपको आइडियाज़ भी आपको प्रॉब्लम्स भी बताएँगे और उसके आइडियाज़ भी बताएँगे। तो ये काफ़ी चीज़ें मैं लगातार लोगों के बीच में लेकर आया हूँ और ये नई राजनीति हम इस क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर से आप आए, रिटॉरिक भाषण दिए उस पार्टी को बोला कि ये ऐसा है, वैसा है, पर ठीक है जो हो गया उन्होंने भी अच्छा काम किया, अब हम उनसे बेटर करना चाहते हैं। यही मेरा एक जिसको मैं बोलता हूँ, ये मैंने अपने लिए एक वो रखा है चैलेंज कि व्हाटएवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट उसे बेटर मैं करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि 1 साल के अंदर आपने 2 इलेक्शन देखे हैं और इस दौर में आपको हर आम आदमी से मिलने का मौका मिला होगा, पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे और हर गांव स्तर पे आपको लोगों से मिलने का मौका मिला है 1 साल के अंदर 2 बार। तो अगर आप विधायक बनकर आते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर 2 से 3 ऐसे काम जो आप एकदम अर्जेंट बेस पे करना चाहते हैं, जो फील्ड में जाके आपको फीडबैक मिला। अभी तो हम बात कर रहे थे मैक्रो लेवल पे, पर माइक्रो लेवल पे लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे एक आदमी रोड पर गिरा है, उसको फर्स्ट एड करना है। मेरा सीधा सवाल है कि 1, 2, 3 काम ऐसे जो आपको लगता है कि तुरंत मुझे यहाँ हॉस्पिटल सही करना है
यहाँ पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आना है, कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लेके आना है, कोई हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट लेके आना है, या सबसे पहले कहीं पे पानी की स्कीम को सही करना है, कोई ऐसे 2-3 काम जो आप करना चाहते हैं? सबसे पहले बागवानी पॉलिसी, वो आनी चाहिए जी, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर तक उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको बागवानी पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में आए। दूसरा देखिए, जी, इसको आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब वो आपके लिए नंबर 1 हो सकता है पर उस क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। अब जुब्बल की समस्याएँ अलग हैं, जुब्बल के अंदर हमारा सराजरी है, हमारे जो जुब्बल के आस-पास वाले एरियाज़ हैं उसके इश्यूज़ अलग हैं। बुशहर वाले एरिया के इश्यूज़ अलग हैं, वैसे ही कोटखाई में हमारा ऊबा देश का कुछ अलग इश्यू होगा, हमारे घियाल का, चेड़ का अलग इश्यू होगा। तो आप इसको और नावर का भी जो पिछली पंचायतें हैं, 5 पंचायतें उनके अलग इश्यूज़ होंगे, आगे छिरौंता और टिक्कर के अलग इश्यूज़ होंगे, तो आप इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो जो चीज़ें इमीडिएटली एड्रेस करने की है, जो एसओएस हो है वहाँ के लिए, वो हम करेंगे। अब जैसे आपने बोला मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके देखिए मेरा मानना बड़ा क्लियर है। डॉक्टर्स इज़ अ इश्यू, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और हमारे को उस बात को समझना पड़ेगा। अ, हम जो तहसील लेवल पर जैसे टिक्कर हो गया, जैसे कोटखाई हो गया और जैसे नावर अपना जुब्बल हो गया, यहाँ पे क्यों ना हम बहुत स्टेट ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल्स होने चाहिए जैसे 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 फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा दीनदयाल उपाध्याय जिसको हम रिपन बोलते हैं शिमला में वैसा हो, वैसे ही इन जगह पे भी होने चाहिए। इससे क्या होगा अगर हम वहाँ पे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अगर अब रैंप अप कर सकें, उसको हम बढ़ा सकें तो कहीं न कहीं आईजीएमसी और रिपन से भी जो जिसको बोलते हैं लोड कम होगा वैसे उसी उसमें बरागटा जी ने इसका एक वो जिसको बोलते हैं एक इनिशिएटिव भी लिया था, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर कोटखाई में बन रहा है। वैसे ही इन चीज़ों को इन छोटे-छोटे एरियाज़ को हमारे को एम्पावर करना पड़ेगा, जो हम आगे जाकर उनको लोगों को भी वहाँ से बचा सकें और जो इमीडिएट उपचार है वो कर सकें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो मैं मेरा मानना है कि नॉन यूनिवर्सिटी उनको मैं साधुवाद और उनको बधाई देता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम उन लोगों ने हॉर्टिकल्चर एरिया में करा है। परंतु मुझे लगता है एप्पल ग्रोइंग एरिया में हॉर्टिकल्चर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज होना चाहिए। अब उसको आप चौपाल में जी, खोलिए या जुब्बल नावरकोट का मैं तो चाहूँगा कि जुब्बल नावरकोट का में खुले हो। परंतु उस वे में हमारे को जाना पड़ेगा टेक्निकल अगर हमारे को टेक्निकल इनपुट चाहिए। तो प्रायोरिटी फॉर वन पंचायत और वन नंबर कैन नॉट बी प्रायोरिटी टू अनदर पंचायत ये मिसमैच होगा और वो हर एरिया को अलग तरह से आपको एड्रेस करना पड़ेगा। परंतु अगर आप बोलेंगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा, हमेशा बागवानी रहेगी और सेब को आगे लेके जाना है, ये मेरी प्रायोरिटी है। और लास्ट में एक अंतिम सवाल आज के इस सेशन में, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि लोगों का बिलीव है कि पहाड़ में बहुत सेव होता है, आर्थिकी अच्छी है लोगों की, पर हर आदमी तो रिच नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और गुजारे के लिए सोचना पड़ता है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्पेशल योजना सर? देखिए, मैंने अपने जो दृष्टिपत्र था, मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर भी कर लूँगा उसको। उसमें हमने टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करा है और टूरिज़्म को कैसे हम हॉर्टिकल्चर का क्लब कर सकें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एडवेंचर टूरिज़्म है, देरू घाट में हमने बरागटा जी ने पैराग्लाइडिंग शुरू करी थी। अभी एक बहुत बड़ा अच्छा डैम हमारा सावड़ा कुड्डू में बना है। वहाँ पे हमारे को वाटर स्पोर्ट्स को एनकरेज करना पड़ेगा और उसको लेकर भी मैं देखता हूँ फर्स्ट ईयर में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो जैसे जैसे मैंने हर अपने उसमें स्पीचेज़ में और हर जगह बोला है कि हमारे को अब आस्ते-आस्ते सोलर की तरफ सोचना पड़ेगा क्योंकि देखिए अब जो नेक्स्ट ईरा है, जो नेक्स्ट डेकेड है, इट इज़ गोइंग टू बी पावर। अब पावर कहाँ से आपकी जनरेट होती है? न्यूक्लियर से होती है या फिर हाइड्रो से होती है या फिर विंड से होती है, सोलर से होती है। तो और हमारा काफ़ी एरिया है जो नीचे लगता है एरिया जहाँ सेब जिसको मैं बोलता हूँ उनकी प्रोडक्शन हाई क्वालिटी नहीं है और हमारे को आस्ते-आस्ते डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक और आप मेरे से प्रायोरिटी पूछ रहे थे, जो मैं पीछे क्वेश्चन पे जाना चाहता हूँ। देखिए हमारे साइड में थोड़ा ड्रग्स का भी इश्यू बहुत बढ़ते जा रहा है और वो एक मैं जिसको बोलता हूँ ये दानव है और ये कभी भी किसी के घर पे भी दस्तक दे सकता है। और इसको लेकर अलग-अलग ही उसको बहुत बड़ा हम रवि जी इस पे हम अलग चर्चा कर सकते हैं, ये मैं बहुत इस पे लंबा चल हो जाएगा। परंतु मेरा मानना है कि हमारे इस क्षेत्र में जुब्बल और कोटखाई में स्टेट ऑफ आर्ट डी एडिक्शन सेंटर ज़रूर खुलना चाहिए। ये भी मेरी प्रायोरिटी है और इसको लेकर भी मैं हमेशा मुखर रहूँगा। तो जो मेरा जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन और अलग-अलग टूरिज़्म को यहाँ पे बढ़ावा देना, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी और कहीं न कहीं हमारे को स्पोर्ट्स की तरफ भी और ये भी मेरा मानना है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है स्पोर्ट्स का हमारे ऊपरले क्षेत्र में। टूरिज़्म का तो है ही है, एपल्स का तो है ही है, पर साथ में स्पोर्ट्स का भी है। अब स्पोर्ट्स को एनकरेज के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है गुमा के अंदर, वैसे ही एक जिसको बोलते हैं एक टर्फ बनाकर हमने जुब्बल में हाटकोटी में सरस्वती नगर में एक बहुत बड़ा ट्रैक बनाया है, उसको भी हम आपको इंक्रीज़ करना है। वैसे ही इंडोर स्टेडियम्स की को लेकर भी हम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। पर ये भी रवि जी आपको समझना पड़ेगा, ये सारे काम 5 साल पे नहीं हो सकते हैं। आपको यू विल हैव टू स्टार्ट टुडे तभी जाकर आप अगली जनरेशन को हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं और
अगर मैं भी बोलना शुरू कर दूँगा, तो मुझे लगता है 1-2 घंटे इसी में हमारे निकल जाएँगे रवि जी। नहीं सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। एक विजन लीडर के पास होना बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए। मुद्दा वोट इसलिए नहीं डाले जाते हैं कि इलेक्शन जीतना है या इलेक्शन हारना है, पर मुद्दा बड़ा क्लियर होता है कि हमारे पास एक विजन हो और आने वाली पीढ़ी हमें देख रही है। इलेक्शन के इस दौर में आप लोगों के बीच में गए, लोग अपना वोट डाल चुके हैं, जिसका रिजल्ट 8th ऑफ दिसंबर को आएगा। और आप बिल्कुल एकदम उपलब्ध हैं लोगों के लिए। मुझे तो बड़ा अच्छा फील हुआ। बड़े लीडर्स होते हैं या बहुत सारे फैन फॉलोइंग वाले लोग होते हैं तो टाइम नहीं होता है। आजकल कॉर्पोरेट मीडिया मैनेजमेंट होता है, लोगों के पास 1-2 महीने पहले टाइम लेना पड़ता है, इस तरह का भी चलता है। बट मेरा एक्सपीरियंस आपके मामले में बड़ा अच्छा फील मैं कर रहा हूँ। और जो लास्ट बात करी स्पोर्ट्स की, तो अगर विधायक बनते हैं तो भारत के जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, होप करते हैं कि जुब्बल कोट खाई के लिए आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट जरूर लेके आएंगे उनके साथ मिलके। और इस इलेक्शन में आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और धन्यवाद। जितने भी दोस्त इस सेशन में लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, हम प्योरली लोगों के एजेंडे पे बातचीत कर रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम प्योरली लोगों के मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। बरागटा जी, आप हमारे इस सेशन में आए, आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। और पर इलेक्शन रिजल्ट के लिए आपको एडवांस में बहुत शुभकामनाएं। और जितने लोग जुड़े हैं हमारे चैनल को, हमारे इस पेज को लाइक जरूर करें। और एक बार फिर से दोबारा हम मिलेंगे चेतन बरागटा जी के साथ, दोबारा मिलना होगा कुछ नए मुद्दों के साथ। और पिछले 1-1.5 साल में बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। एक पॉजिटिव नोट पे मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा आज के सेशन को, कि जीवन में एक सितारा था, वो हमें जान से प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, वो हमें जान से प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। आसमान के आंगन में देखो कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। और शुरुआत करते हैं एक नए सफर की। चेतन बरागटा जी के साथ दोबारा मिलना होगा। अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद रवि। थैंक यू। थैंक